क्या कारण है कि संघ चालक बार बार कहते हैं कि मुसलमानों का और हिंदुओं का डीएनए एक है। प्रधानमंत्री का टोन यही था कि मुसलमानों के साथ संबंध ठीक करो, फालतू विवादों में मत पड़ो। इस देश का हिंदू भारतीय जनता पार्टी या संघ को अपना गॉडफादर नहीं मानता। नमस्कार, स्वागत है आपका हिंद वॉइस में। लेकर आया हूँ आपका अपना कार्यक्रम अशोक वानखेड़े बोलता है। अशोक वानखेड़े बोलता है तो फिर अशोक वानखेड़े तोलता भी है। आज तुलेगी भारतीय जनता पार्टी। उसका कारण है, इसलिए नहीं कि वो सत्ता में है, इसलिए कि हाल ही में जो राष्ट्रीय कार्यकारिणी की मीटिंग हुई दिल्ली में, जिसमें जेपी नड्डा साहब को 2024 तक के लिए फिर से अध्यक्ष चुना गया और कहा गया कि लोकसभा के चुनाव उन्हीं के नेतृत्व में होंगे। वहाँ प्रधानमंत्री का समापन का भाषण बहुत महत्वपूर्ण था। खासकर उन्होंने कहा कि हमारे कार्यकर्ताओं को फिल्म, गानों में क्या हो रहा है, फिल्म में क्या हो रहा है, नाटकों में क्या हो रहा है, किताबों में क्या हो रहा है, इस पर टिप्पणी करने के बजाय विकास पे फोकस करना होगा। जो हमने अच्छे काम किए उसको सामने लाना होगा। साथ में उन्होंने ये भी कहा कि भले ही मुसलमान हमें मतदान ना करें, लेकिन हमें उनके साथ तालमेल बढ़ाना होगा। खासकर पसमानदा मुस्लिम, बोहरा, एजुकेटेड मुस्लिम्स, इनके साथ हमें संवाद स्थापित करने होंगे। क्रिश्चियनों के साथ संवाद स्थापित करने होंगे। और साथ में वो ये भी रेखांकित करते हैं कि भले ही वो मतदान ना करें, लेकिन हमें उनके साथ संबंध बढ़ाने होंगे, दोस्ती करनी होगी। ये भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेतृत्व को क्यों बोलना पड़ रहा है? क्या कारण है कि संघ चालक बार बार कहते हैं कि मुसलमानों का और हिंदुओं का डीएनए एक है? इस देश में मुसलमान अनिवार्य है। इस देश के मुसलमान को कहीं बाहर जाने की ज़रूरत नहीं है। हालांकि पिछले इंटरव्यू में उन्होंने ये ज़रूर कहा था कि यहाँ का मुसलमान अपने इतिहास पे गौरवान्वित होना छोड़ दे। कोई भी अपने इतिहास पे गौरवान्वित होना नहीं छोड़ता। हर समुदाय, हर समाज का यहाँ राज चला है। एक ज़माने में तो भिल्ल भी कहीं राज्य कर रहे थे, जिन्हें हम ट्राइबल्स कहते हैं। वो भी अपने ट्राइबल होने पे अभिमान करते हैं और अपने पूर्वजों पे अभिमान करते हैं। लेकिन कुल मिलाकर संघ चालक का तो टोन यही था कि हिंदुओं के साथ रहना है तो हिंदू जैसा कहते वैसा रहना होगा। प्रधानमंत्री का टोन यही था कि मुसलमानों के साथ संबंध ठीक करो, फालतू विवादों में मत पड़ो। खासकर जो फालतू विवाद अभी पठान फिल्म को लेके था, या उर्फी जावेद को कपड़े को लेके था, जो चित्रा वाघ नेशनल एग्जीक्यूटिव की मेंबर भी है और महिला आयोग, महिला संगठन की महाराष्ट्र की अध्यक्ष है। उनका लगातार उर्फी जावेद को लेके युद्ध चला, मीडिया में चला, सोशल मीडिया पे चला, और उर्फी जावेद के साथ बहुत सारा लोग साथ में जुड़ते हुए दिखाई देते हैं। आजकल का यूथ, जो आज का युवा है, उसने देश की आज़ादी की लड़ाई नहीं देखी। उसने बीजेपी का, कांग्रेस का वो कुशासन भी नहीं देखा, क्योंकि मनमोहन सिंह का शासन तो कुशासन नहीं था। उसी शासन के जो आर्थिक सुधार हुए, उसी के बलबूते पे आज भारतीय जनता पार्टी विश्व में आर्थिक ताकत बनने का सपना देख रही है। लेकिन जो पुराना इमरजेंसी वाला दौर था, वो तो ये लोगों को पता नहीं। लेकिन आजकल का युवा राजकीय दलों द्वारा उनकी पसंद नापसंद, वो क्या पहने, क्या खाए, कौन सा गाना सुने, कौन सी फिल्म देखे, इस पे इंटरफेरेंस पे कहीं ना कहीं नाराज़गी के सुर दिखाता है। यही फीडबैक भारतीय जनता पार्टी को मिला। यही कारण है कि वो कैंपेन रोकने के लिए कहा। लेकिन जब वो बात करते हैं बोहरा समाज की, तो बोहरा समाज मध्य प्रदेश में बहुत ज़्यादा तादाद में है और वो बहुत पहले से ही भारतीय जनता पार्टी के साथ है। फिर मुसलमानों का, जो वो पसमानदा मुसलमान कहते हैं, वह मुस्लिम समाज का जो पिछड़े, जो मुस्लिम दलित जिसको हम कह सकते हैं, वो है, छोटी जाति के लोग हैं।
जिनको साथ में जोड़ने की बात करते हैं, और बोहरा ये अमीर लोग हैं मुसलमानों में, उनको साथ में जोड़ने की बात करते हैं। ये जो बीच वाला मुसलमान है ये कहा गया, खासकर जो बरेलवी है उनको भी बीजेपी सॉफ्ट नज़र से देखती है क्योंकि वो सूफिज़म में विश्वास रखते हैं। लेकिन जो मेजॉरिटी जो मुसलमान समाज में है वो सुन्नी है, और उसके खिलाफ आज भी भारतीय जनता पार्टी के नेता आग उगलने से बाज नहीं आते, क्योंकि बोहरा के खिलाफ कुछ कहो तो वो आंदोलित नहीं होते। वो ज़्यादातर रईस पैसे वाला तबका है, वो सरकार के साथ मिल के चलता है, वो विवाद में फंसता नहीं। व्यापारी, व्यापार में बहुत सारे लोग हैं, उद्योगपति लोग हैं, उनमें जो पसमानदा मुसलमान है वो गरीब है, उसको कोई फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि वो वैसे ही सरकार के भीख पे जिंदा है, ऐसा सरकार उनको बताती है। लेकिन जो एक तबका है सुन्नी मुसलमानों का जो मेजॉरिटी में है, वो कहीं ना कहीं उनके ऊपर हुए हमले को रिटेलिएट करता है, और यही जगह भारतीय जनता पार्टी देखती है, क्योंकि जितना मुसलमान रिटेलिएट करेगा उतना हिंदू एक होगा। ये पुरानी थ्योरी गुजरात के लेबोरेटरी से जो निकली है वो पूरे देश पे लागू करने का प्रयास हो रहा है। इसीलिए हलाल खाए या झटका खाए, इसके ऊपर विवाद है, या मेले में मुसलमानों को दुकानें दे या न दे, इस पे विवाद है। कई चीज़ों का विवाद खासकर कर्नाटक में अब चुनाव है तो देखने को मिलता है। कुल मिलाकर प्रधानमंत्री का जो भाषण था वो मुसलमानों को अलग अलग गुट में करके उनकी ताकत कम करने का एक प्रयास था, और हर राजनीतिक दल ये करता भी है। जब हिंदू कंसोलिडेट होता है तो उसमें दलित, जो दलित की राजनीति करते हैं वो दलित, अति दलित, इसमें डिवीजन होता है। ओबीसी में भी डिवीजन होता है। जब अल्पसंख्यकों की बात होती है तो जैन, सिख, क्रिश्चियन, मुसलमान, इसमें डिवाइड होता है। फिर जैनियों में भी डिवीजन होते हैं, क्रिश्चियंस में भी डिवीजन है, और मुसलमानों में तो कई डिवीजन्स हैं। तो इन डिवीजन्स में से और कुछ को साथ रख, कुछ को अलग रख करके इस मुसलमान वोट बैंक को तोड़ने का एक प्रयास कर रही है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी को ये लगता है कि भले ही कंसोलिडेटेड हिंदू हमारे साथ ना हो, लेकिन कंसोलिडेटेड मुसलमान एक गट्ठा यदि किसी के साथ जाएगा तो चुनाव में निर्णय में निर्णायक साबित हो सकता है। इसलिए यदि मुसलमान को अलग अलग करके बांटा जाए, जो हिंदू पहले से ही बटा हुआ है, नहीं तो 80% हिंदू यदि कंसोलिडेट हो जाए तो भारतीय जनता पार्टी को किसी भी अल्पसंख्यक या किसी को भी ज़रूरत नहीं पड़ती। लेकिन हिंदू पूर्ण रूप से बटा हुआ है। हिंदू, इस देश का हिंदू भारतीय जनता पार्टी या संघ को अपना गॉडफादर नहीं मानता। यही कारण है कि नरेंद्र मोदी 2019 में भी 35% वोटों पे 300 से ज़्यादा सीटें लेके आए थे, क्योंकि विपक्ष बिखरा हुआ था। वही चाहते हैं कि हिंदू कंसोलिडेट हो, लेकिन जब नहीं हो रहा है तो फिर आगे जो कंसोलिडेटेड मुसलमान हैं, इसमें यदि फ्रैक्शंस होकर यदि ये वोट बटेगा तो विपक्ष कमज़ोर होगा। एक भी इस वक्तव्य से एक जो विश्लेषण मैं करता हूँ वो निकलने की बात है। बाकी मुझे लगता है जहाँ तक हिंद वॉइस है या मेरे अपने विचार हैं, हम हिंदू मुसलमान तो मानते ही नहीं। हम जाति धर्म के ऊपर उठते हैं। हर इंसान इंसान होता है और हर इंसान की तकलीफ़ एक है। मुसलमान बेरोज़गार, क्रिश्चियन बेरोज़गार, जैन बेरोज़गार, हिंदू बेरोज़गार, दलित बेरोज़गार, आदिवासी बेरोज़गार, इनकी सबकी पीड़ा एक है। मुसलमान किसान, सवर्ण किसान, दलित किसान या आदिवासी किसान या अल्पसंख्यक किसान, इस सब की पीड़ा एक ही है, क्योंकि हर एक के गन्ने को अच्छा रेट चाहिए। गन्ने का जो पुराना बकाया है वो चाहिए, क्योंकि हर एक को रोटी ही खानी होती है और हर एक को पैसा ही लगता है जीने के लिए। हर एक अपने माता पिता को अच्छा स्वास्थ्य देना चाहता है, अपने बहन बेटियों की शादी ठीक ठाक करना चाहते हैं और बच्चों को पढ़ाई करना चाहते हैं, देना चाहते हैं। इन तमाम चीज़ों के लिए एक अच्छी ताकतवर अर्थ नीति चाहिए, आर्थिक शक्ति चाहिए। वो जब ढुलमुल होती है तो आम इंसान
हिंदू मुसलमान से ऊपर उठ के अपने बारे में विचार करता है। सरकार को चाहिए कि किसके साथ संवाद बनाए या किसके साथ नहीं, इसके अच्छा यदि नरेंद्र मोदी कहते कि बेरोजगारों के साथ संवाद बनाओ, उन्हें दिलासा दो कि आने वाले समय में नौकरी आएगी, किसानों के साथ संवाद बनाओ, उन्हें आत्महत्या करने से रोको, उन्हें कहिए कि आने वाले समय में सब ठीक होगा, यदि ये जाता मैसेज तो लगता कि पार्टी सबका साथ सबका विकास की बात जो करती है वो वाकई दिल से करती है। लेकिन आपने अल्पसंख्यकों को साथ लेने के लिए बात तो की, लेकिन उसमें भी आपने कुछ रेखांकित करके कुछ को साथ रखना, कुछ को नहीं रखना, कहीं ये तो आपका मकसद नहीं। मुझे तो कम से कम यही लगता है, बाकी मैं दर्शकों पे छोड़ता हूँ। आज इतना ही, कल फिर आऊँगा किसी विषय के साथ, तब तक के लिए नमस्कार। देखते रहिएगा हिंद वॉइस।